हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 13 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तो वो होता क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो रिकॉल करनी है, पहले आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि डैश बहुपद का मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसका मानक रूप है ये? द्विघात बहुपद का। ठीक है, कौन से बहुपद? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे जो एकमात्र चर है वो क्या है? एक्स है। द्विघात की जो स्पेलिंग है वो ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली लिख लेना। क्लियर? मैं इसको ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आप कर लेना। चलो नेक्स्ट है, एकमात्र चर क्या है? एक्स। उसके बाद है यहाँ ए बी सी क्या है? ये है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखो हम कह सकते हैं, यहाँ से हमने जाना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें एकल चर है सिर्फ एक्स, मतलब अकेला चर एक्स है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन ये जो पहली टर्म है, पहला पद है, ये 0, ये शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो बहुपद की डिग्री है वो क्या है? 2 है। 2 डिग्री मतलब जो आपका चर है, चर की जो सबसे उच्च घात होती है जो कि 2 है, ये बहुपद की डिग्री का इसको मानते हैं हम। ठीक है, अब देखो प्रश्न है आपका एक, किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर क्या होता है? अगर मान लो द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर रख दें, ठीक है, वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे शून्य के बराबर नहीं रखा था, तो ये बहुपद है अभी तक। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ शून्य के बराबर रख देते हैं तो ये समीकरण बदल जाता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के उदाहरण। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ पे केवल 2 पद भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है तीनों होना चाहिए। मैंने बोला है ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, सिर्फ एक पद से काम चल जाएगा, लेकिन ये होना जरूरी है, बाकी 2 बेशक होना हो। ठीक है, दूसरा इसमें तीनों है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तीसरा है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे है तो तीनों पद, लेकिन इसमें क्या है? ये द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। मानक रूप के लिए जो चर है ना, उनकी घातों को घटते क्रम में हमें लगाना होता है। घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर 0 वाली। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है मानक रूप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, उदाहरण है 2, पहले इनको देख लेते हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है? ये आपको कैसे चेक करना है? कभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे चेक नहीं करोगे कि यहाँ पे स्क्वायर दिख गया, यहाँ पे भी आपको पता है स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर हो गया, आपकी जो घात है वो 2 डिग्री है, मतलब 2 हो गई, तो इसका मतलब तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये होता क्या है? दिखते हैं है लेकिन होते नहीं है, और जो दिखते नहीं है वो होते हैं। ठीक है, देखो इसलिए इनको हल करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है प्रतीत होता है, लेकिन हमें दिखता है, मतलब प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्या ये वास्तव में द्विघात समीकरण है कि नहीं। करके देखो, इधर तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इधर हमारा वो लग जाएगा सर्व समीकरण। कौन सी लग जाएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। मैंने बोला था बस यही नहीं कटना चाहिए स्क्वायर, जो ये घात 2 है ना, ये वाला पद नहीं कटना चाहिए, बाकी बेशक दोनों 0 हो, यही कट गया। अब ये इसके जो वो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, और उसके बिना तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो प्राप्त हमारे पास ये फॉर्म है, इसके इस रूप में ये नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला था कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जांच करेंगे हम, x प्लस 2 का क्यूब है हमारे पास इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं ये बताना है। तो देखो यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कैसे जांच करेंगे? यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करो, आइडेंटिटी लगाओगे कौन सी? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, सो यहाँ से x प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू इधर एक्स क्यूब माइनस 4 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। x प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, इधर भी राइट हैंड साइड में भी देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4 था। अब यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा है? 6x स्क्वायर प्लस 12x और 4 इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यूब था, ये लग रहा था कि घात 3 नहीं होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, ये लग रहा था कि नहीं है, लेकिन ये मिल गया क्योंकि कैंसिल हो गया।
इसलिए बोला था कि जो आपको इनकी शक्लों पे नहीं जाना, इनको वेरीफाई करके देखना है, निकाल के देखना है। तो ये क्या मिला हमें, द्विघात समीकरण मिला। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के प्रयोग। देखो जो द्विघात समीकरण है हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियां या फिर गणित में विभिन्न क्षेत्रों में यूज होता है, इनका प्रयोग होता है। द्विघात समीकरण हमारे दैनिक जीवन की अनेक स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि नीचे दर्शाया गया किस तरीके से काम आते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 3 में हम देखें, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। दो क्रमागत मतलब एक लगातार जो होते हैं, जैसे एक नंबर 2 है तो अगला क्या होना चाहिए 3, एक नंबर 6 है तो अगला क्या होना चाहिए 7। ये क्या है, क्रमागत है। ठीक है, तो कैसे पता लगा, 6 में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, अगला नंबर आ गया 3, है ना, 1 जोड़ देते हैं अगला आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ करेंगे, एक नंबर को मान लो x और दूसरे को मान लो क्या 2, यहाँ पे हमने मान लिया x+2। x+2 क्यों माना, x+1 मानना चाहिए, इसलिए नहीं माना क्योंकि एक नंबर 2 है, अगला 3 है, अगला 4 है, इस तरीके से, है ना। तो अगर हमारे पास ये आपको देखना पड़ेगा विषम संख्या है सम संख्या है, विषम बोला है इसने तो विषम तो 1 2 2 छोड़ के ना, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर सम संख्या बोलता तो सिर्फ 1 ही जोड़ते। ठीक है ना, तो x+2 लिखा। अब यहाँ पे क्या किया, इनका वर्ग, वर्गों का योग, तो वर्ग निकालो पहले, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया, इनका योग इनको जोड़ दिया, किसके बराबर है 290 के बराबर है। जैसा जैसा सेंटेंस में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना x², यहाँ पे आइडेंटिटी होगी a² + b² + 2ab। ठीक है, 290 के बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है x में एक द्विघात समीकरण हमें मिलता है। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को हल करके दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हम कर सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण को हल करना हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे, यहाँ पे भी इतना ही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है, अब चलते हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है। ठीक है, सबके सॉल्यूशंस हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 30 + x² - 11x को मानक रूप में लिखिए। अब आप बोलोगे कि ये तो मानक रूप में ही है, x² वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन मैंने बोला था आपको जो घात है उनको घटते क्रम में लगाना ज़रूरी है, तभी उसको मानक रूप माना जाएगा। तो घटते क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले क्या आ गया, x² आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी जिसकी घात 2 है, फिर एक घात वाला 11x आ गया, फिर 0 घात वाला 30 आ गया। तो ये इसका मानक रूप है। ठीक है ना। ये अब यहाँ पे ये नहीं लिखा था समीकरण है, इसलिए मैंने इसको 0 के बराबर नहीं रखा, कुछ लिखा ही नहीं था, समीकरण लिखा ही नहीं था, तो हमने इसको बस ऐसे ही मानक रूप में लिख दिया, 0 के बराबर नहीं रखा है। ठीक है, हो जाएगा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात डैश होती है। अभी ये तो पूरी वर्कशीट में ही पढ़ते आ रहे हैं, बार बार ये तो रिपीट होता जा रहा है कि घात 2 होनी चाहिए बस। ठीक है ना, 3 चलेगी ना 1 चलेगी, 2 घात होनी चाहिए और वो पद ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा समीकरण है। तो यहाँ से देखेंगे हम, इन चारों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये देखो यहाँ पे x² है, इसको हाँ कर दोगे, ये नहीं है, इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपको चारों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्या चीज़ बाद में कैंसिल हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो चलिए पहले इनको हल करते हैं। ये आपका तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, x² + 1 = 2x - 3। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b का होल वर्ग क्या होता है, a वर्ग + b वर्ग + 2ab। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो क्या आ जाएगा x² + 1 + 2x। इधर जो ये है, ये दोनों इक्वल टू के इधर आ जाएंगे, तो साइन बदल जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। बस 2x से 2x कट गया, 1 + 6 कितना होता है 7 होता है, तो x² + 7 = 0। अब मैंने बोला था बस ये होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले या दूसरे पद है नहीं, 0 है 0 है तो चल जाएगा, कम कोई दिक्कत नहीं है। तो x², इसको मैं 0x लिख दूँ, प्लस में 7 = 0। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी मानक रूप में है, मानक रूप में भी है, घात 2 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप लिखोगे हाँ, यही पूछा है ना कि कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिख लोगे। ठीक है, खाली हाँ भी लिख सकते हो, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। हो गया पहला पार्ट, आगे मूव करें। चलिए, हाँ लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। दूसरा पार्ट है x + 2 का जो क्यूब है वो किसके बराबर है, 2x × x² - 1। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आइडेंटिटी है a + b का क्यूब, क्या होगा a + b का क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab। ठीक है, सो यहाँ से a + b भी साथ में, बस इसकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
2x³ और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 2x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। सो यहाँ से 2x ये इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। तो यहाँ से देखेंगे x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन जाता है। अब यहाँ पे तो x जो घात है वो 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, उस फॉर्म में है ही नहीं जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसके थर्ड पार्ट पे। क्लियर। थर्ड है x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो यहाँ से जो x है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इसके साथ करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से x² प्लस x हो जाएगा, इधर से -2x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम ऐड प्रोडक्ट करके इनका लिख देंगे फॉर्म में। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया ना, ये स्क्वायर आएगा, इसको ठीक करो, ठीक है ना, इसको ठीक करो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x 2x होता है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों भी कैंसिल हो गए, क्या बचा, -3x बचा, और इधर 3 और -2 प्लस 1 होता है, तो -3x प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे इसको 2 ज़रूर कर लेना, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में भी शायद ये 3 लिखा है उसमें। चलिए, सो 0 - 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ से अब मैंने बताया है कि पहला जो पद है जिसकी घात 2 है वो होना ज़रूरी है, वही इसमें है नहीं, तो उसके बिना तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसको 2 कर लेना और यहाँ पे लिखोगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्लियर। ये हो गया थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। बस ये तो सिंपल सा है, इसको कर दो 2 3 6 और यहाँ पे 2x हो जाएगा, बस सॉल्व कर दो। इधर साइन चेंज हो जाएंगे, इधर आके -2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। सो 2x और -2x, 2x क्या हो जाएगा -4x। तो ये देखो हमारी इस फॉर्म में है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी जो घात है वो 2 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। बस यही हमें बताना था। तो फर्स्ट और फोर्थ द्विघात समीकरण है और दूसरा और तीसरा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है, जिसके 4 पार्ट थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे, जो आखिरी प्रश्न है आपका। अब यहाँ पे देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, सिर्फ सिंपल गुणांक है, अगला नंबर है। तो 2 नंबर है, एक नंबर x हो गया, तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। अब इनका गुणनफल मतलब इनको गुना कर दो, कितना है 306 है। बस ये समीकरण है, इसको सॉल्व कर देंगे। देखो प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये देखो क्या होगा, एक नंबर x था, दूसरा उसके अगला लगातार होगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, 306 है इनका गुणनफल। सॉल्व कर दो, x² हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 306, 306 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में ही तो है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही तो है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना, वो हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे, आज सिर्फ हमें ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना पहला जो पूर्णांक है वो x है, ठीक है, माना दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना इससे पहले, ठीक है, अच्छे से, मतलब जो आपका पैटर्न है उसको फॉलो करेगा। मार्क्स वाले 2 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ये सारा लिखना ज़रूरी है। हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये ऊपर लिख लेना और नीचे ये है। अगर आपने ये लिख लिया तो ऊपर जिस तरीके से मैंने ऐड ऑन किया ऐसे ही ऐड ऑन कर देना, ठीक है। चलो हो गया फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। ये देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। मान लो रोहन x साल का है, तो रोहन की माँ x प्लस 26 है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 है, 3 साल बाद, तो 3 इसमें भी जुड़ेंगे और 3 इसमें भी जुड़ेंगे, है ना। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए।
मतलब x+3 आ गया, इधर क्या हो गया x+29 आ गया, जो 360 के बराबर होना चाहिए। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात नहीं करनी, ये सिर्फ आपको लिखा हुआ ऊपर द्विघात समीकरण में बदलना है, ठीक है। तो देखो इसकी जो इक्वेशन है कैसे लिखेंगे, ये है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी एक लाइन ऐड कर लेना आप, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। माना राहुल है या रोहन है, राहुल है ना रोहन है, माना रोहन की उम्र x, ठीक है, x, अच्छे से नहीं लिखा ना ये, एक मिनट। माना रोहन की माँ की उम्र, वो 26 साल बड़ी है उनसे, तो x+26, बस। अब सोल्व कर दो, अथवा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद 3 इसमें भी जोड़ दिया और 26 में भी जोड़ दिया, तो 29 आ गया, ठीक है ना। सो ये इनका जो गुणनफल है वो 360 के बराबर है। बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो आ जाएगी x² + 32x - 273, जो मानक रूप में है द्विघात समीकरण के। यही हमें निकालना था, इस फॉर्म में निरूपित करना था। सो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।